हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, उप सहसंयोजी यौगिक का जो चैप्टर था इसका मैंने रिवीजन नहीं कराया था, तो चलिए सुपर फास्ट रिवीजन करा देता हूं। और जो मेरा इसके पहले वाला चैप्टर है बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है उसका 1 घंटे का लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख लिए होंगे, उसमें पूरा आपको विधिवत समझाया है। अब बात यह है बच्चों कि इसको पूरा यदि मैं लिख के समझाऊँ तो इम्पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर वही बच्चे जुड़े रहें जो सुपर फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, जो पढ़ लिए हैं वो टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जाएगा बच्चों, तो आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट में आपका काम खत्म होगा। पहले यहां पर देखो बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है द्विक लवण और संकुल लवण की परिभाषा। साथ में बच्चों द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर भी पूछा जाता है। जैसे ये आपका ये अंतर है, द्विक लवण किसे कहते हैं कि ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है किंतु जैसे ही जल में घोलते हैं तो ये विभक्त हो जाता है, ये आपका द्विक लवण कहलाता है। 2022 में पूछा गया था, और ऐसे प्रश्न जो 2022 में पूछे गए हैं वो 23 में ज्यादा संभावना रखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो द्विक लवण क्या है बच्चों, जो ठोस में ज्यादा अस्तित्व रखता है, लेकिन जैसे ही घोल जल में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, आयनों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, अपने अभी घटकों में विभक्त हो जाता है, द्विक लवण कहलाता है। लेकिन ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्था में स्थायी रूप से अस्तित्व रहता है, मतलब ठोस में भी उतना ही अस्तित्व है उसका और आपकी विलयन की अवस्था में भी उसका उतना ही अस्तित्व रहता है, तो आपका वो संकुल लवण कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। द्विक लवण और संकुल लवण में एक एक एग्जाम्पल तैयार कर लोगे तो इसका यदि परिभाषा पूछा जाएगा तो पहला जो अंतर है वही आप लिख दोगे। यह केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, इन्हें जल में घोलने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, इन्हें जल में घोला जाता है तो अपने अभी आयनों में विभक्त नहीं होते। द्विक लवण के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों के समान होते हैं, कहीं ना कहीं जिनसे मिलकर बना होता है, और बन करके जब द्विक लवण बनाता है तो उसकी भी गुण सेम होती है जिससे मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, अपने अवयवी से थोड़ा सा भिन्न होता है। जब इसमें सूत्र के रूप में लिखते हैं तो पूरा एक साथ लिख देते हैं, लेकिन इसको बच्चों बड़े कोष्टक के अंदर, उप सहसंयोजी आयन को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो ये संकुल लवण द्विक लवण है, और इसका जो परिभाषा पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा कि द्विक लवण और संकुल लवण को समझाइए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो द्विक लवण आपको वैसे भी पता हो जाएगा कि एक ऐसा यौगिक जिसका अस्तित्व ठोस अवस्था में रहता है लेकिन जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देता है, मतलब आयन में ये टूट जाते हैं, अपनी पहचान खो देता है, वो आपका बच्चों द्विक लवण कहलाता है। जैसे आप पोटास एलम याद कर लो, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। जब बात करते हैं संकर लवण या संकुल लवण की बात करते हैं, तो संकुल लवण बच्चों क्या होता है कि ये भी आपका एक ठोस अवस्था में अस्तित्व रखता है, लेकिन इसको जब जल में मिलाते हैं तो ये अपने आयनों में नहीं टूटता, इसका अस्तित्व बराबर बना रहता है, तो आपका क्या कहलाता है, उप सहसंयोजी यौगिक, एक प्रकार से संकुल यौगिक या संकर लवण कहलाता है। ठीक, तो ये आपका एक फार्मूला यहां पर देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। 6 में 4 घटाओगे तो 2 इसका ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है लिगेंड। लिगेंड जो होता है बच्चों, एक दंतुर भी होता है, द्विदंतुर भी होता है, बहुदंतुर भी होता है। ठीक है, अब ये लिगेंड कहलाता क्या है, जैसे हमारे पास कोई यौगिक है, इसी को देख लो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसमें जो आयरन है बच्चों ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, ये जो आपका Cn है ये आपका लिगेंड है। और लिगेंड काम क्या करता है, लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो यहाँ पर जो साइनाइड है ये जोड़ा का इलेक्ट्रॉन देता है, आयरन के पास 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। यहाँ पे 6 साइनाइड है ना, देखो, तो 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। तो कहीं ना कहीं लिगेंड कोई भी अणु या परमाणु आयन हो सकता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को जोड़े का इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उप सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है, वो आपका लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों, लिगेंड कहलाता। चीजें क्लियर है कि लिगेंड क्या है बच्चों, एक आपका अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, सीधा जोड़ा का इलेक्ट्रॉन देता है, तो आपका कहलाता है लिगेंड। क्या कहलाता है, लिगेंड। चीजें क्लियर है। एक दंतुर लिगेंड का मतलब ये होता है कि कोई भी लिगेंड जिसमें एक ही दाता परमाणु हो वो आपका एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। द्विदंतुर लिगेंड का मतलब जिसमें 2 दाता परमाणु है, जैसे यहाँ पे देखिए एथिलीन डाइएमीन है, नीचे वाला में आप देखो एथिलीन डाइएमीन है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन 2 ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं, तो ये आपका एक दंतुर और द्विदंतुर कहला जाता है। बहुदंतुर में आपका कीलट लिगेंड है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखो 2013 में पूछा गया था, 2013 में मैं एग्जाम दिया था,
ठीक है, 2013 में मैं एग्जाम दिया था। अब कुछ लोग कहा करते हैं कि सर क्या मैं कीलेट लिगेंड का यदि स्ट्रक्चर ना बनाऊं तो क्या नंबर मिलेगा? मैं तो कहता हूं भाई नंबर कट जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जब धातु या धातु आयन के साथ संयोजन कर जब कोई बहुधंतुर लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है तो कीलेट लिगेंड कहलाता है। बहुधंतुर का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हों। भाई हमने क्या कहा, लिगेंड का तात्पर्य है बच्चों कि ऐसा भी अणु आयन परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, वो आपका कहला जाता है कीलेट या लिगेंड कहते हैं। अब जब बहुधंतुर लिगेंड किसी धातु के साथ जुड़ गए, अब धातु के साथ जुड़ करके कुछ इस प्रकार से यौगिक बनाए कि वो चक्रीय संरचना की भांति दिखाई देने लग गया। किसके भांति बच्चों? चक्रीय संरचना की भांति दिखाई देने लग गया, तो अब वो आपका कहला जाता है क्या? एक कीलेट लिगेंड कहलाता है। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा अलग से समझा देता हूं, सरल सा। देखिएगा, ये कॉपर है बच्चों, ये कॉपर है, इसके साथ आप एथिलीन डायमीन, ये एथिलीन डायमीन दिख रहा है, इसको जोड़ दो। एथिलीन डायमीन का सूत्र होता है, देखिए CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया, इसके साथ NH2 जुड़ा है और इसके साथ NH2 जुड़ा है, ठीक, NH2। तो ये आपका एथिलीन डायमीन है बच्चों। क्या है? एथिलीन डायमीन। अब कॉपर के साथ जोड़ेंगे, देखिएगा NH2 CH2 और ये CH2, ये आपका एथिलीन डायमीन हो गया। ये भी इसको दाता परमाणु, ये भी दाता परमाणु। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कहता हूँ NH2 फिर इसके साथ CH2 ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ये भी दाता परमाणु, ये भी दाता परमाणु। अब ये जो है बच्चों एक कीलेट लिगेंड बन गया। बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन कर देना, ठीक है, ये आप कर देना, तो ये आपका हो गया कीलेट लिगेंड का बढ़िया सा एग्जाम्पल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एथिलीन डायमीन जुड़ा है ना कॉपर के साथ, देख लो एथिलीन डायमीन, तो ये आपका हो गया क्या? कीलेट लिगेंड। मतलब जब बहुधंतुर लिगेंड किसी धातु के साथ जुड़ करके इस प्रकार से संरचना बना लेते हैं कि वो एक चक्रीय संरचना की भांति दिखाई देता है, तो वो आपका क्या हो जाता है बच्चों? एक कीलेट लिगेंड। चीजें क्लियर हो गई? कभी कभी कीलेट लिगेंड का महत्व भी पूछ देता है, तो आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथक्करण में, कठोर जल के मृदुकरण में, गुणात्मक विश्लेषण में तथा कुछ धातु आयनों की पहचान के लिए हम कीलेट लिगेंड का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बच्चों रंगीन आयन बनाने का तात्पर्य क्या होता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि ये रंगहीन है, ये हरा रंग है, ऐसा क्यों? इसमें रंग नहीं पाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे इसमें देखो ये तनु विलयन में विभिन्न रंग होते हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? स्पष्टीकरण पूछ देता है। तो यदि मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं ये संक्रमण तत्व होते हैं। फिर समझिए, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है जैसे निकिल है, ये संक्रमण तत्व है। यदि इसमें D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया तो समझो उसमें रंगीन बनने का संभावना है, क्योंकि उसमें DD संक्रमण पाया जाता है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन D में नहीं है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं DD संक्रमण नहीं पाया जाएगा। जैसे यहां पर देखिए H2O दुर्बल लिगेंड है, ये बाह्य कक्षक संकुल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, DD संक्रमण पाया जाता है। जैसे यहां पर आप देख लो, दो यहां पर 3D में देखो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेंगे तो कुछ दृश्य प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेंगे, जिसको अवशोषित नहीं करते वो दिखाई देता है। यह लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, उसका पूरक हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, जबकि CN प्रबल लिगेंड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। मतलब ये प्रबल लिगेंड के कारण ये अयुग्मित जो है वो युग्मित हो जाते हैं, धक्का मारता है कि भैया तुम युग्मित हो जाओ, हम जाकर के वहां जुड़ेंगे। भाई ये दुर्बल है H2O, बात कंसेप्ट को समझो थोड़ा सा। H2O जो है वो दुर्बल है, ठीक है, दुर्बल है मतलब वो उतना ज्यादा प्रेरित नहीं कर पाता है। लेकिन जो यहाँ पर CN है ना वो प्रबल है, वो धक्का मारता है कि जो तू जाकर युग्मित हो जा, तो ये जाकर के जुड़ जाता है। जब ये जुड़ जाता है तो ये जाकर के युग्मित हो जाता है, तो इसमें D कक्षक अयुग्मित नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए ये आपका रंगहीन हो जाता है। फैक्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देख लो, संकुल आयन किसे कहते हैं या जटिल आयन?
संकुल आयन वह अपशिष्ट मूलक है जो एक सरल धातु आयन तथा दो या दो से अधिक उदासीन अणुओं या लिगेंड के उप सहसंयोजी बंध द्वारा सहसंयोजन से बना होता है। जैसे ये हो गया, इसे बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। यह कोष्ठक उप सहसंयोजी मंडल कहलाता है। संकुल आयन का मतलब है आपका जो संकुल लवण होता है, ठीक है, कि मतलब एक ठोस और जल अवस्था में दोनों में इसका अस्तित्व पाया जाता है, जिसमें एक किसी भी धातु के साथ लिगेंड आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ते हैं और इसे एक बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक, ये चीज हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं प्रकाशिक समव्यवस्था। समव्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं भी इसको टिक लगा देता हूँ। प्रकाशिक समव्यवस्था हो सकता है, और भी समव्यवस्था है बच्चों, ज्यामितीय समव्यवस्था, ठीक है, और इसके बाद आपका इसमें दो ही समव्यवस्था लगता दिया है, बाकी समव्यवस्था से क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, समव्यवस्था से क्वेश्चन आप लोग पढ़ जरूर लेना। ठीक, अब देखो उप सहसंयोजन संख्या क्या है, उदाहरण बताओ। उप सहसंयोजन संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड जुड़े रहेंगे सीधे, वही संख्या उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। क्या बच्चों, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सीधे डायरेक्ट उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उन लिगेंडों की संख्या उप सहसंयोजी संख्या कहलाती है। प्रकाशिक समव्यवस्था का मतलब होते हैं ऐसे दो यौगिक जो बिल्कुल एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। प्रकाशिक समव्यवस्था क्या कहलाते हैं, ऐसे दो यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों क्या, प्रकाशिक समव्यवस्था। कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं बच्चों, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बनिक समूह कार्बन परमाणु धातु परमाणु से जुड़ा रहता है, वो कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। ठीक है, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बनिक जो समूह है का कार्बन धातु परमाणु से जुड़ा रहता है, आपका कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, कार्बधात्विक यौगिक यहां पर देखिए प्रश्न बैंक में भी है, कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से संबंधित रहता है, उसे हम कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग देख लो, टेट्रा एथिल लेड में, है ना, जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में, दो उपयोग पढ़ लो, काफी है, ज्यादा नहीं। बाकी समव्यवस्था वगैरह बच्चों मैंने आपको समझाया, तो प्लीज यार आप लोग समव्यवस्था जरूर पढ़ें। और इसका आयुपेशी नोमेनक्लेचर ध्यान रखना, आयुपेशी नोमेनक्लेचर मैंने आपको समझा दिया है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, जाइसे लवण और फेरोसीन, ये आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जिसे हम समझा नहीं सकते, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ये जाइसे लवण और फेरोसीन, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, प्रभावकारी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, टोटल कितना परमाणु संख्या है, ठीक है, और आयन बनने में कितना लुप्त हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीकरण संख्या, याद रखना ये ऑक्सीकरण संख्या है, और लिगेंड के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन प्रदान किया गया। जैसे मान लीजिए आयरन का 26 है, जब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे 2 आएगा, वही है आयन बनने से लुप्त इलेक्ट्रॉन। और Cn एक जो लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 लिगेंड है तो 12 इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस फार्मूले की सहायता से उप सहसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध से बनने से प्राप्त जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो टोटल संख्या ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बंधन समव्यवस्था को और आयनीकरण समव्यवस्था को समझाइए। बंधन समव्यवस्था मतलब बंधन चेंज हो जाए, बंध उल्टा हो जाए, जैसे यहाँ पर HCN का NCS हो जाए। आयनीकरण समव्यवस्था अंदर का बाहर, बाहर का अंदर हो जाए। ये मैं तरीका समझा रहा हूँ कैसे याद रखोगे। ठीक है, बंधन यहाँ पर देखो HCN है और चेंज हो जाए NCS, तो मतलब पहले बंध H से था, अब यहाँ पर दाता परमाणु N हो गया, तो बंध चेंज हो जाता है। आयनीकरण समव्यवस्था में सीधे आयन ही चेंज हो जाते हैं, तो आपका आयनीकरण समव्यवस्था हो जाता है। उप सहसंयोजी संख्या आपको मैंने पहले ही बताया था, उप सहसंयोजी संख्या किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु आयन के साथ जो लिगेंड जुड़े रहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये कभी नहीं पूछा गया था, जीवन में कभी नहीं पूछा गया, केंद्रीय धातु परमाणु ये कभी नहीं पूछा गया, और पिछले साल आ गया यार, इस साल नहीं आएगा यार, खत्म कहानी। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा इसे आप समझ लो। ये आयनीकरण समव्यवस्था तो समझ गए होंगे कि ऐसे यौगिक जो विलयन में आयन देते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न आयन, देखो ऐसे यौगिक जिनका मूलानुपाती सूत्र होता है किंतु विलयन में आयन के पश्चात भिन्न भिन्न आयन देते हैं, अलग अलग आयन देते हैं, वो आपके बच्चों क्या होते हैं, आयनन समव्यवी कहलाते हैं। यह समव्यवस्था आयनन समव्यवस्था कहलाती है। यह उप सहसंयोजी मंडल के अंदर बाहर के लिगेंड के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जब यौगिकों में आयन के विनिमय से जो एक नया कहीं ना कहीं यौगिक प्राप्त होता है और उनमें जो समव्यवस्था होती है आयनीकरण समव्यवस्था होती है। देखिए इसमें बेरियम था, सल्फेट था, अब बेरियम बाहर चल गया, सल्फेट अंदर आ गया, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से आयनीकरण समव्यवस्था हो गया। अब जब हाइड्रेट समव्यवस्था की बात आती है बच्चों, तो H2O अणुओं के आदान प्रदान से विनिमय से, जैसे H2O अंदर 6 है,
ठीक है, यहाँ पर 5 है, एक बाहर चला गया, क्लोरीन अंदर आ गया। फिर यहाँ पर 4 है, एक और चला गया। तो कहीं ना कहीं जब H2O के विनिमय से, मतलब उपसहसंयोजी मंडल के भीतर और बाहर के जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता के कारण हाइड्रेट समव्यवस्था उत्पन्न होती है। 2023 में आया था। तो समव्यवस्था से क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना। और आयुपेशी नॉमेनक्लेचर, हाइड्रेट समव्यवस्था तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि मान लीजिए कोई हमारे पास उपसहसंयोजी यौगिक है, तो उपसहसंयोजी मंडल यानी जो उपसहसंयोजी क्षेत्र है उसके अंदर और बाहर के H2 अणुओं के विनिमय से जो एक प्रकार से भिन्नता होती है, वहां पर हाइड्रेट समव्यवस्था पाया जाता है। बाकी यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें सब आपका काम है भाई, जितना पढ़ सको तो पढ़ो, है ना। हम कोशिश यही करते हैं कि रिवीजन करा दें फास्ट में, जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं बच्चों। बाकी आप लोग भी मेहनत करते रहें, जितना हो सकता है कोशिश हमारा भरपूर जारी है, ठीक है। और रिएक्शंस के जितने भी आपको कराए गए हैं तो रिपीट करते रहें। बाकी आप सेल्फ स्टडी करो, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करो बच्चों, उसी में आपकी भलाई हो सकती है, प्रॉपर रूप से आपकी तैयारी हो सकती है।